Welcome to NCERT Complete Cover Series. Useful for all competitive exams. हेलो एंड वेलकम टू आवर एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री का 7th चैप्टर और पार्ट का नाम है राज्य से साम्राज्य। तो इस कोर्स में हम क्लास 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटीज को कवर करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके का बेस का काम करती है। तो इस तरह के और यूजफुल सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको सारे कोर्स सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो आज का चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री का 7वां चैप्टर, राज्य से साम्राज्य। इसमें हम मुख्यतः मौर्य साम्राज्य उसके आसपास के शासनकाल को पढ़ेंगे। और ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये उसी टाइम में रेशम मार्ग का व्यापार जो स्टार्ट हुआ था उसको दिखाता है। रेशम मार्ग मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक इतिहास है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे पुरानी घटना रेशम मार्ग देखते हैं। रेशम मार्ग क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि चीन से रेशम को इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, दक्षिण एशिया यानी भारत और पूर्वी एशिया की तरफ भेजा जाता था। तो ये रेशम के लिए मार्ग बने, इसलिए इनको रेशम मार्ग कहा गया। आगे इसके क्वेश्चन में इसको और अधिक जानकारी से हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। जैसे दूसरे में आप एक उदाहरण देख सकते हैं, मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक। मतलब मौर्य एक साम्राज्य था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य उनके पहले शासक हुए, फिर उनके पुत्र बिंदुसार दूसरे शासक हुए, फिर उनके पुत्र अशोक तीसरे शासक हुए। तो ये क्या है, एक के बाद एक ही वंश के लोग आ रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के सिस्टम को वंश कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है? ध्यान रखना है, राज्य और साम्राज्य में अंतर, जो कि हमारे पाठ का नाम ही है। साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और साम्राज्य के शासक को सम्राट व राज्य के शासक को राजा कहते हैं। तो मेन चीज़ तो ध्यान रखनी है कि जब एक ही क्षेत्र हो उसको तो कहते हैं राज्य, लेकिन जब बहुत सारे क्षेत्र मिलकर के एक बड़ा क्षेत्र बनाए तो उसको कहते हैं साम्राज्य। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, साम्राज्य जो है वो राज्य से बड़ा होता है और साम्राज्य का शासक सम्राट कहलाता है और राज्य का शासक राजा कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, क्योंकि सम्राटों के पास बड़ा क्षेत्र है तो ज़्यादा संसाधन चाहिए, राजाओं के पास छोटा क्षेत्र है इसलिए कम संसाधन। सेम ऐसे ही तीसरा पॉइंट है, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा सेना की भी ज़रूरत होती है। मतलब बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा देखभाल करनी है तो ज़्यादा सेना चाहिए, और राजा जो होते हैं कम क्षेत्र के शासक होते हैं, इसलिए कम सेना की ज़रूरत होती है उन्हें। फोर्थ पॉइंट है इसी आंसर का, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। मतलब अधिक ज़रूरत होती है किनको? सम्राटों को, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र है तो ज़्यादा जगह से कर वसूलना है, इसलिए ज़्यादा अधिकारी चाहिए होते हैं। तो ये सारे अंतर थे राज्य और साम्राज्य में। अब तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट पॉइंट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले और 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो साल तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन किसने की मौर्य वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इनके राजनीतिक गुरु का नाम था कौटिल्य, इन्हीं का दूसरा नाम था चाणक्य, इनका तीसरा नाम भी होता है विष्णुगुप्त। तो तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, तीनों एक ही आदमी के नाम है। और इन्होंने एक तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी साम्राज्य की स्थापना में, उसके बाद इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ये भी क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य या कौटिल्य की? या उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य या चाणक्य की रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तीसरा पॉइंट है, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, इनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन प्रमुख थे। इनमें से तक्षशिला उत्तरी साम्राज्य व उज्जैन दक्षिणी साम्राज्य के रास्ते में पड़ते थे। मतलब पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, जो कि पटना बिहार में वर्तमान क्षेत्र है। बाकी जो दोनों थे, तक्षशिला ये उत्तरी क्षेत्र में, मतलब पाकिस्तान के इधर साइड में उत्तरी क्षेत्र के रास्ते में पड़ता था, और उज्जैन दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पड़ता था। तो यहाँ से दक्षिण भारत के साम्राज्य को संभाला जाता था, तक्षशिला से उत्तरी साम्राज्य को, और मेन राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये तीनों प्रमुख शहर थे मौर्य साम्राज्य के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो प्रशासन को देखते हैं। राजधानी व उसके आसपास के क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जैसा कि अभी हमने देखा, राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहीं पर सम्राट रहते थे, तो उसके आसपास तो वो सीधे ही खुद शासन चलाते थे। फिर प्रांतों का क्या होता था, देखते हैं दूसरे पॉइंट में। प्रांतों में राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, जहाँ स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था। तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि प्रांतों को संभालते थे राजकुमार। फिर ये जो पीछे एक सेंटेंस ऐड किया है, जहाँ स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राजकुमार जो होते थे वो क्या जो राजधानी से सिस्टम चल रहा है उसी परंपरा को फॉलो कर रहे थे, या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसी स्थानीय परंपराओं को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई स्थानीय परंपराओं को ही फॉलो करके शासन करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सम्राट के आदेश नहीं मानते थे, सम्राट के सारे आदेश वहाँ माने जाते थे, लेकिन क्षेत्र के आसपास का प्रशासन का जो प्रारूप होता है, स्वरूप होता है, वो स्थानीय परंपराओं के अनुसार ही होता है, ताकि वहाँ के लोगों को उसमें कोई दिक्कत ना हो। तीसरा पॉइंट है, प्रदेशों के बीच जंगली क्षेत्र में शासक केवल मार्गों व नदियों पर नियंत्रण रखते थे। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पूरा जो काफ़ी बड़ा साम्राज्य होता है किसी शासक का, तो इतने बड़े साम्राज्य में राजधानी पर तो शासक खुद बैठे हुए हैं और प्रांतों में उन्होंने राजकुमारों को भेजा हुआ है, लेकिन इनके बीच में कई सारे क्षेत्रों में खाली जंगली जंगल पड़े रहते हैं। जब जहाँ से ये निकलते हैं, तो उन बीच वाले जंगली क्षेत्रों में शासक वर्ग केवल नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि इन्हीं से इनका काम होता था। नदियों ज़रूरत थी इनके आवश्यक कार्यों के लिए, और मार्ग जो थे वो पूरे साम्राज्य को जोड़ने के लिए, तो इन पर ये पूर्ण नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा लेकिन वहाँ के लोग स्वतंत्र थे। मतलब नदियों और मार्गों पर तो राजा अपना नियंत्रण रखते थे, लेकिन लोग स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह हाथी, लकड़ी, मधु व मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। बस यही उनसे उम्मीद की जाती थी कि ये सारी चीज़ें वो टाइम टाइम पर सम्राट को देते रहें, तो सम्राट उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, किसी तरह का कोई आक्रमण कुछ नहीं करेंगे उसको, उनको उल्टा एक तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा देंगे और स्वतंत्र रह सकते हैं वो। तो ये था मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, इस तरीके से चलता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत में मौर्य साम्राज्य को चला रहे हैं। फिर इस पर पहले तो सिकंदर महान ने आक्रमण किए, उनके बाद उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आता है, जिसको ये चंद्रगुप्त मौर्य हरा के वापस भगा देता है। तो हार मानने के बाद ये अपना एक राजदूत मेगास्थनीज उपहार के तौर पर कई और चीज़ें भी देता है, लेकिन इसको भी एक तरह से उसी हार के बाद की संधि में मेगास्थनीज को भारत में छोड़ के चला जाता है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसको सम्मान के साथ अपने दरबार में रखता है। तो ध्यान रखना है, मेगास्थनीज कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। छठा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। मतलब कैसे उनकी सुरक्षा की जाती थी। तो देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, यात्रा के दौरान सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले एक खास नौकर उनके खाने को चखते थे, और सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये सारी बातें मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका, उनकी किताब का नाम, उसमें लिखी है कि इस तरीके से राजा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोने की पालकी में उनको ले जाया जाता है, हाथियों से उनको चारों से सुरक्षा घेरा दिया जाता है। सबसे पहले महिलाएं खुद हथियार लेकर के उनकी सुरक्षा पर ध्यान देती हैं। खाना खाने से पहले नौकर रखता है ताकि खाने में कुछ मिलाया ना गया हो, और एक ही रात मतलब हर एक रात एक ही कमरे में रुकने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। जो अटैक करने वाले हैं वो प्लान कर सकते हैं, इसलिए वो हर रात कमरे बदलते रहते थे ताकि कोई योजना ही ना बना सके। तो ये सब सम्राट की सुरक्षा के लिए किए गए प्लान थे। सातवां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में क्या जानकारी दी है। अब पाटलिपुत्र के बारे में क्या लगता है मेगास्थनीज, वो देखते हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा शहर था। मतलब चारों ओर दीवार से किलेबंदी की गई थी इसकी, जिसमें 570 बुर्ज व 64 द्वार थे। मतलब ये दीवार में बुर्ज बनाए गए थे ताकि ऊंचाई से देखा जा सके कोई सेना तो नहीं आ रही, और रास्ते मतलब द्वार बनाए गए थे, दरवाजे। दूसरा है, राजा का महल भी काठ से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से सजाया गया था।
मतलब पहले काठ से बना करके फिर पत्थर से नई नई मूर्तियां बना करके इसको सजाया गया था। यह शहर चारों तरफ से उद्यानों व चिड़ियों के बसेरों से घिरा था। मतलब ये सारी चीज़ें इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें लगाई गई थी। ये सारी चीज़ें मेगास्थनीज अपनी किताब में लिखता है राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ यही सी क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि एक अनोखा सम्राट किस शासक को कहा गया? सम्राट अशोक को। और क्यों कहा गया वो आंसर में हम जानते हैं। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा निर्देश जनता तक पहुंचाए। एक तो ये काम इन्होंने किया जो कि अनोखा है अपने आप में, कि पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पत्थरों पे लेख लिखवाए जिनको अभिलेख कहते हैं, और यहाँ पर अपने निर्देश जनता तक पहुंचाए, जिन्हें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखा गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए? ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंगा, मतलब वर्तमान जो उड़ीसा जगह है इसी को पहले कलिंगा कहते थे, को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, जिसमें हुई हिंसा को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। मतलब इस युद्ध में उन्होंने बहुत सारी हिंसा देखी, कई सारी हत्याएं देखी बच्चों की, महिलाओं की। तो इनको देख करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनको काफ़ी दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसके बाद वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। मतलब अब वो अहिंसा के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, और उनके इसी अच्छाई के मार्ग को एक धर्म के रूप में धम्म नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन भी यही है, अशोक का धम्म क्या था? धम्म अशोक द्वारा चलाया गया ऐसा धर्म था जिसमें बौद्ध शिक्षा सहित सामाजिक भलाई के कार्यों पर बल दिया गया। मतलब उस कलिंगा युद्ध के बाद ये सामाजिक भलाई के कार्यों पर तो ध्यान देना ही चाहते थे, साथ में उसी टाइम पर ये बौद्ध भिक्षुओं से मिले तो बौद्ध धर्म को मतलब मानने लगे। इसलिए बौद्ध शिक्षा के साथ साथ सामाजिक भलाई पर ध्यान देने पर इन्होंने जो काम किया उसको अशोक का धम्म, अशोक की धम्म नीति कहा गया। दूसरा पॉइंट है, अशोक अपने साम्राज्य की कई ऐसी समस्याओं का समाधान धम्म के जरिए करना चाहता था। मतलब ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि एक अशोक की पर्सनल सोच थी कि उनके साम्राज्य में कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान वो धम्म की नीति के द्वारा ही कर सकता है। तो वो समस्याएं क्या थी? एक, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, तो धम्म के प्रचार से लोगों की सोच बदलना चाहता था कि दोबारा कोई बलि ना चढ़ाए। दासों के साथ क्रूर व्यवहार होता था, तो ये सब चीज़ें भी दोबारा ना हो, इसीलिए लोगों की सोच बदलनी थी धम्म के माध्यम से। अलग अलग धर्म के लोगों में आपसी झगड़े होते थे, तो धम्म में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी कि इंसान को इंसानियत के तौर पर जीना चाहिए। तो इस तरह की अच्छी सोच होगी तो लोगों में आपसी झगड़े नहीं होंगे। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान चाहता था अशोक धम्म के माध्यम से। इसी आंसर का तीसरा पॉइंट है, इसलिए सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जिनका काम धम्म का प्रचार करना था। धम्म महामात्र मतलब धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी, ये एक तरह की पोस्ट बनाई और इनका काम था सिर्फ धम्म का प्रचार करना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के काल में धर्म का प्रचार करने वाले वेतन भोगी अधिकारी का नाम क्या था? धम्म महामात्र। या फिर उल्टा ही आ सकता है, धम्म महामात्र का काम क्या था? तो वो था धम्म का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए व मनुष्य सहित पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था की। तो ये सारे भलाई के काम किए अशोक ने अपनी धम्म की नीति में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन स्तंभ की बैल की मूर्ति जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है वह कहाँ से मिली है? मतलब मौर्य काल में एक मूर्ति थी जो अभी हमें मिली है और उसको राष्ट्रपति भवन में सजाया गया है। तो ये क्वेश्चन बॉक्स में से दे रखा है, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए। तो ये मिली है हमें बिहार के रामपुरवा क्षेत्र से, जिसको अब संसद भवन यानी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के 4 शेर वाली मूर्ति ये कहाँ से मिली है? ये आप चित्र देख रहे हैं साइड में, ये भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है 4 शेर वाली मूर्ति। ये हमने कहाँ से ली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारनाथ स्थित अशोक कालीन स्तंभ से। सम्राट अशोक के टाइम पे एक स्तंभ था जो सारनाथ से मिला है, उसी में ये मूर्ति मिली है जिसको हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर यूज़ किया है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में जनता के लिए सर्वप्रथम अस्पताल किसने खोले? सम्राट अशोक ने, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मौर्य काल में कंबल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र ये था उत्तर पश्चिमी भारत, जहाँ पर सबसे उत्तम क्वालिटी के कंबल बनाए जाते थे। तो ये सब बॉक्स में दी गई जानकारियाँ हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये साथ के साथ याद करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, मतलब ये मौर्य काल में कहाँ से मंगाए जाते थे? दक्षिण भारत से। 15वां क्वेश्चन है, चीन की ऐतिहासिक दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी बॉक्स में दी गई जानकारी है और कंप्लीट क्वेश्चन इसमें जो भी बनते हैं सबको पॉइंट वाइज इसमें शामिल किया गया है। पहला है, लगभग 400 ईसा पूर्व में चीनी शासकों ने इस दीवार का निर्माण शुरू किया, मतलब कब शुरू हुआ? 400 ईसा पूर्व में। इसे बनाने का उद्देश्य पशुपालकों से उत्तरी सीमा की रक्षा करना था। पशुपालकों मतलब ऐसे लोग जो घुमंतु तौर पर रहते थे चाइना में और आसपास के साम्राज्यों में अटैक करते रहते थे, तो इनसे रक्षा करने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तथा ईंट पत्थरों से बनी थी। तो इसकी लंबाई और किन चीज़ों से बनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ है, हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए थे, मतलब ऊंचाई पर ऐसा क्षेत्र जहाँ से निगरानी की जाए। और पांचवा था, इसके निर्माण कार्य में लगभग 2000 वर्ष लगे, मतलब बहुत बड़ी दीवार है ये। इसको अंतरिक्ष से भी देखा जाता है, इसलिए इसमें इतना सारा समय लगा। 16वां क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल का वर्णन कीजिए। मौर्योत्तर मतलब मौर्य जब खत्म हो गए, पूरा साम्राज्य वंश खत्म हो गया, उसके बाद जो कुछ अन्य शासक आए उस काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। जैसे कि आंसर में देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ, मतलब मौर्य साम्राज्य जो पूरे भारत में फैला हुआ था, अब जैसे उनका पतन हो गया, वो समाप्त हो गए, तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में अलग अलग तरह के छोटे छोटे राजवंश आए। मौर्य के हिसाब से छोटे थे, इसलिए उनको छोटे कहा गया है। तो किस किस क्षेत्र में कौन से राजवंश आए वो हम देखते हैं, इसलिए इसको हेडिंग ए दी गई है कि मध्य भारत में कौन कौन थे। यहाँ सिर्फ भारतीय राजवंश आए, जिनमें पहले शुंग, फिर कणु, फिर सातवाहन। इनका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य भारत में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। मतलब ये जो मौर्य शासक के ही अंतिम शासक थे, उनको मार दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और अपना शुंग वंश स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका नाम शुंग इसकी जाति से जाना जाता है, इसलिए इसने अपने वंश का नाम भी शुंग वंश रखा, जो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। ये इसका टाइम था, इतने ही समय तक चला, उसके बाद ये भी एंड हो गया। दूसरा पॉइंट इसी आंसर का है, फिर अंतिम शुंग शासक की हत्या करके वासुदेव कणु ने कणु वंश की स्थापना की। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कि शुंग ने अंतिम मौर्य शासक को मारा था, ऐसे ही शुंग वंश के अंतिम शासक को मारा किसने? वासुदेव कणु ने। फिर इस कणु ने अपने कणु नाम से ही कणु वंश की स्थापना कर दी, और ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। तीसरा पॉइंट, फिर दक्षिण भारत में 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और पूरे मध्य तथा दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। ये वंश 240 ईस्वी तक चला, काफ़ी लंबा चला। और ध्यान रखना है, सातवाहन वंश ये एक तो दक्षिण भारत में थे, दूसरा इन्होंने उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के क्षेत्रों का आपस में जोड़ने का काम किया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब था मध्य भारत के क्षेत्रों के राजवंशों के बारे में। अब जो हेडिंग बी है, ये है पश्चिमोत्तर भारत, मतलब अभी जो हमारा उत्तर और पश्चिम में है, जैसे पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र, वो पश्चिमोत्तर भारत कहलाता था। तो वहाँ कौन थे? वहाँ विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे अटैक करके बार बार। पहले हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव और कुषाण। कुषाण जो कि शकों का ही एक समूह था। पहला पॉइंट है, पश्चिमोत्तर भारत में मौर्य पतन के बाद हिंदू यूनानी शासकों ने कब्जा कर लिया। हिंदू यूनानियों के बाद शक, फिर पहलव और फिर कुषाण शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। मतलब इसी क्रम में ये आते गए, और क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदू यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आपको रट लेना है। इस हिसाब से आए और भारत पे आक्रमण करके कुछ समय रहे, फिर ये चले गए, फिर दूसरे आए, ऐसे इनका चलता रहा। ये था पश्चिमोत्तर भारत। अब है दक्षिण भारत, मतलब भारत के दक्षिणी, ये जो वी शेप सा होता है दक्षिण भारत है, इसमें क्या था? तो दक्षिणी राजवंश थे चोल, चेर, पांड्य, काफ़ी साल तक तो ये रहे। फिर बाद में आएंगे पल्लव और चालुक्य। अब इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चोल, चेर, पांड्य वंशों ने शासन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइम में ईसा पूर्व से ईस्वी यानी कैलेंडर की शुरुआत के आसपास के 400 साल, 200 साल कैलेंडर की शुरुआत से पहले ईसा पूर्व वाले, 200 साल ईस्वी यानी बाद वाले, इन टाइम पर कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। फिर 500 ईस्वी यानी 200 ईस्वी में ख़त्म हो गए। फिर उसके 300 साल बाद 500 ईस्वी में दक्षिण भारत पर पल्लव और
चालुक्यों ने शासन किया। तो दक्षिण भारत में ये मुख्य राजवंश है, ये ईसा पूर्व के आसपास, ये बाद में 500 ईस्वी के आसपास। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 17वें को और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप के कौन से क्षेत्र रेशम मार्ग से जुड़े थे? जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही देखा था, एक मैप जिसमें रेशम मार्ग को दिखाया गया था, तो उसमें भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो काबुल था, पेशावर, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बेरीगांजा और मुजिरिम, अरिकमेडू और मसूलीपट्टनम व बंगाल, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जो रेशम मार्गों से जुड़े थे और आज के भी स्थानों में गिने जाते हैं। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर के PDF नोट्स और सारी अन्य जो हमारी सीरीज़ है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।